हेलो, वेलकम है। आज की पहली कक्षा में मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों के बीच में जेपीएससी सिलेबस को लेकर उपस्थित हूँ। मैं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में भाषा लैंग्वेज पेपर के तौर पर जो लोग खोरठा रखना चाहते हैं, खोरठा रखने की इच्छा कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, उनके लिए कुछ उपयोगी बातें लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। थोड़ा मैं आप लोगों से तवज्जो चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा। और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपका सिलेबस। आपको पता है खोरठा जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है, और पिछला अनुभव बता रहा है कि इससे बहुत अच्छा किया है लोगों ने, तो आप भी शायद इसका लाभ लेना चाहेंगे। तो इसके लिए हम अगर मन बना रहे हैं तो कैसे हम तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होगी, किस तरह से हम इसकी शुरुआत करें और हमारा स्टेप कैसे कैसे बढ़े, ताकि हम बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें हम। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखें, ओवरऑल पूरे सिलेबस को एक बार देख लें, समझ लें। हो सकता है कि आप लिटरेचर लैंग्वेज बैकग्राउंड से हों तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पेपर है। तो जिनका पहले से लैंग्वेज से वास्ता रहा है और ख़ास करके झारखंडी लैंग्वेज से जिनका वास्ता रहा है, उनके लिए थोड़ी समझने में आसानी होगी इस सिलेबस को। अगर नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पास भी होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस आपके सामने है वो देखिए किस तरह से है। हालांकि कई खंडों में विभाजित किया गया है, लेकिन पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इस भाषा के संबंध में जानकारी, यानी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे कैसे इसका विकास हुआ और इस भाषा की अपनी विशेषताएं क्या हैं, कैसे इसकी अलग से पहचान है, इसे अलग भाषा का दर्जा देने का क्या क्या आधार है, ये जानना है आपको। तो ये खोरठा भाषा की जो विशेषताएं हैं इस टॉपिक में आपको जानना है। इसके बाद खोरठा भाषा की व्याकरणिक स्थिति क्या है, यानी व्याकरण के तत्वों के अनुसार खोरठा किस स्थिति में है, उसकी अपनी विशेषताएं क्या है। तो संज्ञा, सर्वनाम, कुछ तत्व दे दिए गए हैं। सभी तत्वों को नहीं पढ़ना है व्याकरण के, तो स्पेसिफिक जो भी दिए गए हैं उनको तो जानना ही आपको। तो संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष लिंग, निर्णय काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये टॉपिक्स हैं आपके व्याकरण के संदर्भ में। इसके बाद शब्द गठन एवं वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप, मानकीकरण, यानी ये जो भाषा है खोरठा भाषा, इसकी वाक्यों की संरचना कैसी है, यानी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, अन्य भाषाओं से किस तरह भिन्न है, अपनी विशेषताओं को जानना है इसकी। और कोई भी भाषा अपने संपूर्ण भाषिक क्षेत्र में एक रूप में नहीं होती। तो खोरठा के साथ भी यही स्थिति है कि खोरठा पूरे क्षेत्र में, खोरठा का जो मुख्य क्षेत्र है वो झारखंड का उत्तरी भाग, इसमें 24 में से 17-18 जिले खोरठा भाषी क्षेत्र में आते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में खोरठा एक रूप में नहीं है, अलग अलग रूप में प्रचलन में है। तो उन्हें क्षेत्रीय रूप के नाम से जाना जाता है, यानी अलग अलग क्षेत्रीय रूप। तो उसके भी नामकरण किए गए हैं, विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं कि क्षेत्र का क्या नाम होगा। तो उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, वहाँ के क्षेत्र के अनुसार कुछ दिया गया है नाम। तो उन नामों को जानना है और उन रूपों की क्या विशेषता है, किस तरह से फर्क है अन्य क्षेत्रीय रूप से, इन बातों को भी जानना है। मानकीकरण ये एक टॉपिक है।
मानकीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी भाषा के जो अलग अलग रूप होते हैं, जब भाषा बोली के रूप में रहती है तो उसमें अनगढ़पन रहता है, उसमें व्याकरणिक अनुशासन का बहुत कड़ाई से पालन नहीं होता है। तो ऐसे में भाषा में एक रूपता नहीं होती, अनेक रूपता रहती है। तो उसे एक सुघड़ रूप में ढालना और एक व्याकरणिक अनुशासन में बांधना और समग्र माने पूरे भाषिक क्षेत्र में कम से कम लिखित रूप में एक रूप में प्रचलन में लाना, ये मानकीकरण कहलाता है। तो मानकीकरण खोरठा का कब कब हुआ, कब कब प्रयास किया गया और उस प्रयासों का नतीजा क्या रहा और अभी क्या स्थिति है, इन बातों को हमें इस टॉपिक में जानना है। इसके बाद देखिए आगे भी इससे संबंधित बातें हैं। हाँ, पांचवा टॉपिक देख रहे हैं आप, लिपि समस्या। लिपि की समस्या, लिपि यानी स्क्रिप्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं, है ना। तो अलग अलग भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां बनाई गई। दुनिया में 6000 भाषाएं, लेकिन 6000 लिपियां नहीं है। बहुत सी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यानी एक लिपि में कई कई भाषाएं लिखी जाती हैं। तो खोरठा को लिखने के लिए हम लोगों ने अपनाया है देवनागरी लिपि को मुख्य रूप से। कुछ और लिपियों में लिखा गया था, लेकिन अभी प्रचलन में है देवनागरी लिपि। तो खोरठा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या होती हैं, इन बातों को जानना है लिपि समस्या में। किसी भी भाषा की कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, तो उन ध्वनियों के उपयुक्त ध्वनि चिन्ह रखना ज़रूरी है ताकि हम उसको व्यक्त कर सकें लिखित रूप में। लेकिन अगर हम दूसरी लिपि को आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं, तो हो सकता है वो उस भाषा के लिए वो लिपि उपयुक्त है, लेकिन और दूसरी भाषा के लिए हो सकता है कहीं कहीं पर असुविधा उत्पन्न करे। तो इन बातों को हमें समझना है खोरठा के संदर्भ में कि देवनागरी लिपि को अपनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और इसके बाद हमें जानना है कि विशेषताएं क्या है। लिपि की विशेषता यानी अच्छी लिपि, आदर्श लिपि किसे कहते हैं, किस तरह की होती है या हो सकती है, इन बातों को भी जानना है। और जानना है कि खोरठा में लिपि का विकास कैसे कैसे किया गया, यानी लिपि विकसित करने के प्रयास क्या क्या हुए, कब कब हुए और उसका नतीजा अभी तक क्या है, और वो किसने किया प्रयास, लिपि कब कब लिपि बनाई गई, किसने बनाई लिपि। खोरठा में भी लिपि बनाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले मैंने प्रयास किया था 1987-88 में खोरठा की लिपि बनाने का। इसके बाद और लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उन लिपियों को मान्यता नहीं मिली है, प्रचलन में नहीं आ पाई है। तो इन बातों को हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। आगे हम लोग देखेंगे कि खोरठा भाषा जो है ये झारखंड की भाषा है, मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश की भाषा है। और इस भाषा को झारखंड के अलावे अन्य जगहों पर भी बोली जाती है छिटपुट, लेकिन मुख्यतः झारखंड की भाषा है। तो ये इस भाषा में झारखंड की अन्य भाषाओं का क्या संबंध है, यानी पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भाषाओं की जो स्थिति है, उन स्थितियों में झारखंड खोरठा कहाँ पर है खड़ी, और खोरठा में किन किन अन्य झारखंडी भाषाओं का किस तरह से प्रभाव है, किस तरह से प्रभावित किया है उसने, इन बातों को हम लोग जानेंगे। ये जानना ज़रूरी है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। पिछले 2 टर्म हुए हैं, 2 बैच हुआ है इस नए सिलेबस में, उसमें इस संदर्भ में शायद ही सवाल पूछा है, नहीं पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछ दे, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
ये जो पार्ट था हमारा भाषा वाला पार्ट था। मैंने भाषा के संबंध में समग्र सभी एंगल से परिचय प्राप्त करना। तो ये भाषा वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आ जाता है साहित्य का। तो साहित्य के दो रूप होते हैं, एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य। तो लोक साहित्य यानी पारंपरिक साहित्य, लोक साहित्य मतलब हमारे पुरखे का साहित्य। आदिम समय से मानव सभ्यता के विकास के साथ जैसे ही भाषा का विकास किया, बोलना सीखा, भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की प्रणाली विकसित की, उसके बाद से ही साहित्य का निर्माण शुरू कर दिया था। लोगों ने अपनी भावनाओं को लालित्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करना शुरू कर दिया था। तो वही साहित्य है। लेकिन उस समय लिखने की कला नहीं थी, तो ऐसे में वो मौखिक तौर पर ही प्रचलन में थी। तो मौखिक साहित्य जो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, वो लोक साहित्य है। उसका रचनाकार कौन है, ये अज्ञात है ना। तो ये जो पाठ है ये उसी साहित्य के रूप को जानने का पाठ है। खोरठा चूंकि एक लोक भाषा है, लोक भाषा यानी गांव देहात की भाषा, जो शहरी सभ्यता से दूर रहकर अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आचार विचार, रहन सहन, संस्कार, पर्व त्योहार के साथ जीवन यापन करते हैं, वो लोक समुदाय कहलाते हैं। तो उनकी भाषा है खोरठा। और उनका जो साहित्य है यानी खोरठा भाषा में जो साहित्य है, पारंपरिक साहित्य, वो हमारा लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य के अलग अलग आयाम हैं, अनेक रूप होते हैं इसके। तो उन आयामों को जानना है। तो क्या क्या है इसमें देखिए, खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, यानी खोरठा लोक साहित्य किस रूप में है, उसके कितने रूप हैं, सामान्यतः लोक साहित्य की जो परिभाषा है वो भी जानना है आपको। और उसके बाद खोरठा के संदर्भ में जानना है, खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करना है, यानी जितने तरह के रूप हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको चाहिए। विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है, यानी खोरठा लोक साहित्य की अपनी विशेषता क्या है। दुनिया भर में लोक साहित्य चलता है, पूरी दुनिया में लोक साहित्य का प्रचलन है। और आज एक ताजुब की बड़ी ये ताजुब की भी बात हो सकती है, और दिलचस्प बात यह है कि लोक साहित्य जो है वैश्विक होता है। एक ही तरह का साहित्य यानी एक तरह की लोक कथा पूरी दुनिया में प्रचलित है, अलग अलग भाषाओं में। संदर्भ बदल सकते हैं, थीम वही रहता है। तो फिर भी हमें जानना है कि खोरठा का लोक साहित्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बाद उसका महत्व क्या है, लोक जीवन में, खोरठा समुदाय में, खोरठा समाज में लोक साहित्य का क्या महत्व है, किस तरह से उसके जीवन में वो समाहित है, और उसके जीवन का किस तरह वो जीवन को प्रभावित करता है, उसके क्रियाकलापों को, जीवन के संदर्भों को किस तरह प्रभावित करता है। इन बातों को हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इसी में दूसरा पार्ट है खोरठा लोकगीत की परिभाषा। लोक साहित्य के विविध रूपों में लोकगीत सबसे बड़ा रूप है। लोकगीत सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं लोक साहित्य में, बाकी थोड़ा कम है, लेकिन लोकगीत तो कई रूपों में और जीवन के कई संदर्भों में उसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। खासकर झारखंड में तो लोकगीतों का इतना महत्व है, कोई भी पर्व, यहाँ का जो मूल पर्व है झारखंड का, बिना गीत का नहीं है। कोई भी पर्व उसमें गीत होना ही है। और शादी ब्याह के जो संस्कार हैं उसमें तो गीत है। इतना ही नहीं, काम करते हुए गीत गाने की प्रवृत्ति है, रिवाज है हमारे यहाँ झारखंड में। धान रोप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्षा हो रही है, झमझम घोंग लगाए हुए हैं और गीत भी गा रहे हो, धान भी लगा रहे हैं। तो ये है, जीवन के कई आयामों में लोकगीत का हमारा प्रयोग है। तो ये इन बातों को जानना है। खोरठा की लोकगीतों की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध चित्रण। तो देखिए, विशेषताएं तो समझ रहे हैं, महत्व जो लोक साहित्य का महत्व है वही महत्व इसमें भी होगा। और तरह का महत्व है इसमें, स्पेसिफिक कुछ खास, क्योंकि लोकगीत जीवन के संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के जो मुख्य संस्कार हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये 3 संस्कारों में से 2 संस्कारों में लोकगीत हैं, जन्म संस्कार और विवाह संस्कार में। अनिवार्य रूप से कई रूपों में, खासकर विवाह में तो इतने सारे गीत हैं, कहना ही नहीं है। अलग अलग नेक के गीत, अलग अलग समय के गीत। तो
इसके बाद फिर देखना है कि महत्व क्या है। तो महत्व हमारे लोक जीवन में क्या महत्व है लोकगीतों का, ये बताना है। लोकगीतों का वर्गीकरण करना है, किन किन रूपों में खोरठा लोकगीत पाए जाते हैं। संस्कार गीत, पर्व त्योहार के गीत, श्रम गीत, बारहमासी गीत, सभी ऋतुओं में गाने, खास ऋतु का गीत, खेल गीत, सहिया गीत, बहुत तरह के गीत है ना। तो इन गीतों के वर्गीकरण को जानना है और उसके उदाहरण भी जानने हैं आपको। लोकगीतों में विविध चित्रण। अब लोकगीत हैं तो उसमें कुछ विषय वस्तु तो होंगी, बिना विषय वस्तु का कोई गीत होता नहीं, कोई भी साहित्य नहीं होता है। तो किन किन विषय वस्तु को लेकर वो गीत बनाए गए हैं। विविध चित्रण, अलग अलग तरह के चित्रण, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, श्रम की महत्ता का चित्रण, तरह तरह के जंगल झाड़ के, ये सब का कहाँ कहाँ पर आया है। इस तरह के लोकगीतों का सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनका क्या चित्रण आया है, समाज का जो दर्शन है हमारा झारखंडी समाज का, उसका भी चित्रण है। तो इन बातों को जानना है विविध चित्रण में। श्रृंगार, श्रृंगार जो जीवन, मानव जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। श्रृंगार मतलब प्रेम। तो प्रेम का चित्रण किस तरह से किया गया है, इस पर भी हमको देखना है। खोरठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, अगले टॉपिक में है खोरठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण एवं महत्व। लोक साहित्य का ही पाठ है। तो गीतों का की परिभाषा जान गए, उसका वर्गीकरण जान गए। अब लोक कथाओं का उद्भव और विकास ये आ गया कि लोक कथाओं का उद्भव यानी उत्पत्ति कब हुई, खासकर खोरठा के संदर्भ में। तो ये हालांकि ये टॉपिक व्यापक संदर्भ में है, पूरे वैश्विक संदर्भ में लोक कथाएं कैसे उत्पन्न हुई, तो इस संदर्भ में हमें खोरठा को भी जानना है। तो खोरठा लोक कथाओं का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ और उसका विकास किस तरह से हुआ, और फिर उसका वर्गीकरण, किस तरह की लोक कथाएं पाई जाती हैं, प्रचलन में हैं। लोक कथाओं के विषय वस्तु के आधार पर, उसके आकार प्रकार के आधार पर, उसकी बनावट, उसके शैली शिल्प के आधार पर, अलग अलग आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इन बातों को जानेंगे हम। लोक गाथा, लोक कथा का ही एक, लोक साहित्य का ही एक रूप है लोक गाथा। लोकगीत का बहुत बड़ा रूप है, वो प्रबंध साहित्य है। यानी जिस लोकगीत में, वृहत लोकगीत में, बड़े लोकगीत में किसी बड़ी कथा, किसी बड़े महानायक, किसी नायक के चरित्र, उसके शूर वीरतापूर्ण जीवन का, संघर्ष का वर्णन हो, तो उसको लोक गाथा कहते हैं। खोरठा में एक लोक गाथा पाई जाती है जिसको महाराय कहते हैं। वो उस लोक गाथा के बारे में हमें जानना है, वो क्या है, उसमें क्या विषय वस्तु, कथा वस्तु क्या है, किस ढंग से उसका गायन होता है, गायन की क्या परंपराएं हैं, क्या आचार संहिताएं हैं, इन बातों को हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे खोरठा प्रकीर्ण साहित्य। लोकगीत का ही एक पाठ है प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण मतलब होता है बिखरा हुआ, खुचरा जिसको कहते हैं ना, तो खुचरा साहित्य। तो उसमें क्या क्या रखा गया है, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली और मंत्र। ये जो हम लोग भाषा में लोकोक्ति और मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं, वो वस्तुतः लोक साहित्य का पाठ है। वो जो लोक समुदाय है उसने अपने अनुभव के आधार पर उसका निर्माण किया है और भाषा को अधिक सुंदर बनाने के लिए, अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है, इसमें लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ये दो चीज़ भाषा के संदर्भ में है। लेकिन मनोरंजन के लिए पहेली ये अलग विषय है, मनोरंजन किया जाता है। पहेली, बुझवल, किसी बात को कूट में बोलना, छुपा कर बोलना और पूछना सामने वाले से कि इसका मतलब क्या होता है ना, वो पहेली है। तो इस तरह बहुत सारी पहेलियाँ, हजारों पहेलियाँ हैं खोरठा में। तो पहेलियों के बारे में जानना है, मुख्य मुख्य पहेलियों को याद रखना है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि खोरठा 5 गो पहेली बुझवल लिख के ओकर माने बतवा, तो खुद से 5 पहेलियाँ लिखनी है जो प्रचलन में है खोरठा समाज में, और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो ये 10 नंबर का या 5 नंबर का भी सवाल, 7 नंबर का सवाल हो सकता है, तो बहुत ही आसान सवाल होगा। मंत्र, मंत्र भी लोक साहित्य का ही अंग है। मंत्र जो कि अनिष्ट निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। डायन भूत, ये जो अंधविश्वास है, उससे बचने के लिए, उसको उसके निदान के लिए, लग गया किसी को डायन तो उसको छुड़ाने के लिए, विष झाड़ने के लिए, सांप का विष, बिच्छू का विष,
ये सब झाड़ने के लिए मंत्र का उपयोग होता है। घर बांधने के लिए, शरीर देह बांधने के लिए, बीमारियों का, कोई बीमारी हो गई तो जल पढ़कर पिला दिया जाता है। किसी को सर दर्द हो रहा है तो सर में ये मंत्र पढ़ते हुए सर छूकर सर दर्द ठीक करना, ये सब होते रहता है ना। तो ये सब समाज में प्रचलन है। अब इसका कितना असर होता है अलग बात है, लेकिन ये प्रचलन है। और खोरठा में बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, अलग अलग संदर्भ के, अलग अलग अनिष्ट के निवारण के लिए। तो उनमें से मंत्र के बारे में जानना है कि मंत्र की परिभाषा, खोरठा में मंत्र किस किस रूप में हैं, और मंत्रों का ये खोरठा समाज में क्या महत्व है, तो इन बातों को जानना है हमें। तो ये पाठ जो है हमारा लोक साहित्य वाला पाठ है। तो दूसरा पाठ हुआ। तीसरा पाठ हो जाता है शिष्ट साहित्य वाला पाठ। शिष्ट साहित्य यानी लिखित साहित्य। जब लोक भाषा के ही साहित्य को, लोक भाषा में ही जब कोई साहित्य लिखना शुरू कर देता है तो वो शिष्ट साहित्य हो जाता है। लोक भाषा में लिखे चाहे किसी भाषा में लिखे, लिखित साहित्य को शिष्ट साहित्य कहा जाता है। शिष्ट साहित्य किसी व्यक्ति का साहित्य होता है, यानी जो लेखक होता है वो ज्ञात होता है, उस पर उसका कॉपीराइट होता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की कविता, तो ये हम लोग देखते रहे। उसी तरह खोरठा में शिवनाथ प्रमाणित की कविता, पंचम महतो की कहानियाँ, तो इस तरह वो शिष्ट साहित्य कहलाता है, क्योंकि वो लिखा गया साहित्य है और उस पर लेखक का नाम है, रचनाकार का नाम है। लोक साहित्य में रचनाकार का कोई नाम नहीं होता। इतने सारे गीत, इतनी सारी कहानियां चल रही हैं, किसने बनाया कोई नहीं बता सकता। शिष्ट साहित्य में ये अलग रूप होता है। इसमें आधुनिक साहित्य की जो विधाएं हैं, उसके जो रूप हैं, उन रूपों में साहित्य रचा जाता है। तो उसमें भी दो रूप हैं, गद्य और पद्य। तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, दोनों साहित्य को जानना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले साहित्य की परंपरा को जानना है कि खोरठा में लिखित साहित्य की क्या परंपरा है, इतिहास क्या है, और उस इतिहास को किन किन काल खंडों में बांटकर देखा गया है, और काल खंडों में विभाजित करने में किन किन विद्वानों का योगदान है। अपने अपनी अवधारणा, अपने अपने हिसाब से, अपने विचार से किस तरह से उन्होंने अलग अलग काल खंडों में विभाजित किया है, इन बातों को जानना है। तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीन काल का जो विभाजन है, उस विभाजन में कौन कौन आते हैं, किस काल में कौन कौन कवि आते हैं, कौन कौन रचनाकार आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, ये जानना है। इसके बाद किसने, किन किन विद्वानों ने विभाजन किया और उनका विभाजन क्या है, कितने, कौन साल से कौन साल तक, कौन ईस्वी से कौन ईस्वी तक आदिकाल में रखा गया है, कौन से कौन मध्यकाल में, ये बात हम लोग जानेंगे इस पाठ में। अब देखिए, इसी का साहित्य का जो है शिष्ट साहित्य का दूसरा रूप, दूसरा टॉपिक क्या है, खोरठा पद्य साहित्य का उद्भव और विकास। पद्य साहित्य का पहला रूप होता है पद्य ही। शुरुआत में लोग पद्य ही लिखा करते थे, उसी को साहित्य माना जाता था। बाद में गद्य साहित्य का विकास हुआ। तो ये पद्य साहित्य में दो टॉपिक दिया है, दो तरह की विधाओं का यहाँ पर जिक्र है ना, गीत और कविता। कविता से तात्पर्य, आजकल कविता शब्द जो है रूढ़ हो गया है, किसके लिए, सिर्फ फुटकर कविताओं के लिए। काव्य अगर लिखा रहता तो काव्य में प्रबंध काव्य भी आ सकते थे। प्रबंध काव्य जिसमें कहानी को, किसी कहानी को कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वो प्रबंध काव्य है। लेकिन यहाँ पर कविता शब्द का इस्तेमाल है, तो कविता का जो अभी वर्तमान में जिस अर्थ में व्यवहार किया जाता है, तो उस अर्थ के हिसाब से फुटकर जो पद्य रचनाएं हैं वो कविता कहलाती हैं। और गीत यानी फुटकर रचनाओं के दो रूप होते हैं, एक गैय और एक अगैय। गैय मतलब गाने योग्य, तो गाने योग्य कविता गीत,
और पढ़ने योग्य कविता, उसको सामान्य तौर पर कविता कहा जाता है ना। तो यहाँ पर गीत और कविता दोनों को जानना है। यानी खोरठा में अभी तक गीतों का क्या इतिहास है, कौन कौन गीतकार हुए, उनकी रचनाएं क्या क्या हुई, गीतों के विकास की शुरुआत कब हुई और अभी तक की स्थिति क्या है, उसमें किताबें क्या हैं, प्रसिद्ध गीतकार कौन कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उन गीतों में जो विषय वस्तु हैं उसकी विशेषता क्या है, गीतों का साहित्यिक मूल्य क्या है, इन बातों को हमें जानना है इस टॉपिक में। कविता की शुरुआत कब हुई, यानी फुटकर कविता, तो उसका इतिहास क्या है और उन कविताओं में किन किन विषयों को लेकर चला गया है, कवि कौन कौन हुए, प्रसिद्ध कवि, बहुत चर्चित कवि जिनकी रचनाएं ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है खोरठा साहित्य के संदर्भ में, तो उन बातों को हमें जानना है। खोरठा कविता की प्रवृत्तियों को जानना है, विषय वस्तु को जानना है, उसके साहित्यिक मूल्य को जानना है, यानी साहित्यिक स्तर क्या है उसका, किस लेवल की रचनाएं हैं, इन बातों को जानना है इस संदर्भ में। अब देखिए अगला है शिष्ट साहित्य में ही खोरठा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। तो वहाँ तो पद्य साहित्य हो गया, अब ये गद्य साहित्य, यानी गद्य साहित्य के जो रूप हैं उनमें से कुछ रूपों को यहाँ पर दिया गया है। कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध और शब्दचित्र और संस्मरण, इन विधाओं का इतिहास क्या है खोरठा में, यानी इन विधाओं में, विधा कहते हैं साहित्य के रूप को, तो इन विधाओं में खोरठा साहित्य की क्या स्थिति है, कब से शुरुआत हुई, कहानी कब से शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, और अभी तक महत्वपूर्ण कहानियाँ क्या क्या हैं, किताबें क्या हैं कहानी की, कौन कौन कहानीकार हैं, तो इन बातों को जानना। उपन्यास में भी वही, कितने उपन्यास लिखे गए, कौन कौन उपन्यासकार हैं, उपन्यासों के विषय वस्तु क्या है, इन बातों को जानना है। नाटक में भी वही, सभी जितने तरह की विधाएं हैं सब में पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें जानना है, और उन विधाओं के रचनाकारों को भी जानना है। तो रचनाकार, महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में जानना है। अब देखिए इसके बाद हम इसी पार्ट में इसको रखेंगे, है ना, यानी साहित्य वाले पार्ट में, शिष्ट साहित्य वाले पार्ट में। इसमें खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्य का प्रभाव, यानी कोई भी समाज, कोई भी साहित्य, कोई भी संस्कृति आज अप्रभावित नहीं है अन्य बाहरी या दूसरे संस्कृति या दूसरे समाज से। तो खोरठा के साथ भी वही स्थिति है। खोरठा साहित्य पर अन्य साहित्य का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि खोरठा में साहित्य लेखन बहुत बाद में शुरू हुआ। उससे पहले एक लंबी परंपरा संस्कृत साहित्य की भारत में रही, उर्दू साहित्य की भी परंपरा रही, हिंदी साहित्य की तो परंपरा रही ही, है ना, और लोक भाषाओं के साहित्य, ब्रज भाषा, अवधी भाषा का साहित्य, मैथिली का साहित्य, इस तरह कई साहित्य जो पार्श्ववर्ती यानी आसपास में प्रचलन में था, हमारे अगल बगल या फिर हमारे समाज में भी, खोरठा समाज में भी जब खोरठा साहित्य नहीं शुरुआत हुई थी तब क्या ब्रज भाषा का साहित्य, सूरसागर का पाठ होता था, अवधी साहित्य, अवधी भाषा का जिसे हिंदी साहित्य कहा जाता है, तुलसीदास का रामचरितमानस, उसका पाठ होता था। उधर बंगला साहित्य, बंगला की जो किताबें हैं, कृतिवासी रामायण, महाभारत, उसका पाठ होता था। तो स्वाभाविक रूप से जनमानस में इसका प्रभाव पहले से ही था। तो इसी जन समुदाय से ही हमारे खोरठा साहित्य का उभर कर आए, तो स्वाभाविक रूप से उन साहित्यों का प्रभाव खोरठा साहित्य पर पड़ा। तो किस तरह से पड़ा, बहुत तरह की क्रांतियां हुई, बहुत तरह से आंदोलन हुए, वैश्विक स्तर पर कई क्रांतियां, भारत में भी क्रांति हुई, तो क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। तो क्रांति से संबंधित साहित्य पहले रचा गया जिन भाषाओं में, उसका असर खोरठा में परवर्ती साहित्य में पड़ा। तो इन बातों को हम लोग देखेंगे, खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव, है ना, ये टॉपिक जो है उस टॉपिक के अंतर्गत।
अब देखिए इसी में है खोरठा के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों का और उनकी कृतियों का, यानी उनके योगदान, साहित्यिक योगदान का परिचय प्राप्त करना। देखिए कहते हैं खोरठा लेखकों कलाकारों की कृतियों का परिचय, कलाकार को भी जोड़ दिया है। कलाकार से मतलब है खोरठा के गीतकार, गायक। तो इनमें से कुछ नाम भी दे दिए गए हैं। श्रीनिवास पानोरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ए.के. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। इतने नाम हैं इसमें जिनके बारे में आपको जानना है। तो इनमें से महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में तो ज़रूर से ज़रूर जानना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊंगा आगे जब कक्षाएं होंगी तब उस समय बताया जाएगा कि कौन कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना है, ये बातें बताई जाएंगी। अब देखिए ये 3 पाठ हुए, एक भाषा का परिचय, दूसरा लोक साहित्य का परिचय, तीसरा शिष्य साहित्य का परिचय। अब आखिरी भाग जो है वो है आपका खोरठा भाषा में क्या कमांड है, आपकी परख इसमें होगी, यानी आपने खोरठा भाषा को कितना बेहतर ढंग से समझा है, कितना आत्मसात कर पाए हैं आप खोरठा को, ये आपको इस पाठ में आंका जाएगा, आकलन किया जाएगा। तो पहले देखिए क्या है निबंध। निम्नलिखित विषयों में देवनागरी लिपि में निबंध लेखन, 2 निबंध लिखे जाते हैं, 2 निबंध। विषय दे दिए गए हैं, समसामयिक विषय पर निबंध, सांस्कृतिक विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, भौगोलिक विषय, ये कुछ विषय दे दिए गए हैं। तो इन विषयों से संबंधित निबंध आपको लिखने होंगे कम से कम 2। तो सांस्कृतिक निबंध अनिवार्य रूप से आते हैं, आना ही आना है। तो सांस्कृतिक निबंध से मतलब पर्व त्योहार से है, हमारे आचार संस्कार से है, तो उससे संबंधित निबंध। पर्व त्योहार हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति कुछ खास किस्म के सहिया की संस्कृति है, तो सहिया पर भी निबंध पूछा जा सकता है। तो इस तरह है। सामाजिक विषय, जो भी विषय हैं उन विषयों के निबंध। तो इस निबंध, चूंकि निबंध को अपने से लिखना है, कोई विषय दे दिया जाएगा, हो सकता है कि आप तैयारी करके नहीं गए हों, उस तरह का निबंध आ जाए, तो उस समय अपने से करना होगा आपको। तो फिर इसमें पता चल जाएगा कि आपने खोरठा कितना जाना है, खोरठा में सही कितना लिख पा रहे हैं, अपनी बातों को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खोरठा में। आकलन इससे है। दूसरा है संक्षेपण। संक्षेपण यानी एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक गद्य खंड दे दिया जाएगा खोरठा का, और उसे 1/3 शब्दों में उसी भाव को व्यक्त कर देना है ना, और उसमें एक उचित शीर्षक भी देना है। तो ये पाठ, इस पाठ में आप तभी कर सकते हैं इसको बढ़िया ढंग से जब आपको खोरठा में पकड़ हो जाए, यानी उसी बात को जो विस्तार से बताया गया है लेखक द्वारा कम शब्दों में व्यक्त कर देना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी भाषा में कमांड हो जाए। तो ये भी अभ्यास करना है आपको। इसके बाद है गद्यांश का अनुवाद, है ना। अब देखिए हिंदी भाषा में दिए गए गद्यांश, उसका अनुवाद खोरठा में कर देना है, यानी वो मूल अवतरण जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा, उसी बात को आप, हो सकता है सेंटेंस बढ़ सकते हैं, सेंटेंस कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसी बात को रख देना है, भाव अनुवाद करना है, शब्द अनुवाद नहीं करना है। अनुवाद कैसे बढ़िया करेंगे ये भी बातें बताई जाएंगी। अनुवाद का क्या सिद्धांत होता है, किस ढंग से हम एक भाषा से दूसरी भाषा में एक ही बात को बिल्कुल उसी रूप में रख सकते हैं, उसी प्रभाव के साथ। तो ये जानने की जरूरत पड़ेगी इस पाठ में आपको। अब आखिरी जो है वो है इस अनुच्छेद पढ़कर उससे संबंधित 3 सवालों का जवाब देना।
इस जिसे पाठ बोध कहते हैं, अंग्रेजी में कंपेरिहेंशन कहते हैं, है ना। तो ये है कि मूल अवतरण जो होता है उस अवतरण, वो अवतरण खोटा में होगा, उसे बढ़िया से पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और उसमें जो लेखक ने जो बात कहना चाहा है ना, उससे संबंधित 3 सवाल पूछ दिए जाएंगे और उन तीनों सवालों का अपने शब्दों में उत्तर देना है। अपने शब्दों के मतलब खोटा में ही लिखना है, लेकिन अपने ढंग से, अपनी समझ से लिखना है, उसी को उतार नहीं देना है। ऊपर में जो अवतरण में दिया हुआ है उसी सेंटेंस को कहीं उतार नहीं देना है, अपनी समझ से अपने से लिखना है। तो ये 10 नंबर का सवाल आता है, 3 सवाल, 3 क्वेश्चन का 10 नंबर बहुत अच्छा होता है, 3 भी आ जाए तो 9 नंबर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया है ये पाठ, है ना। तो ये है आपका भाषा आकलन का पाठ, यानी इसमें आपकी भाषा की समझ कितनी बढ़िया है इसका आकलन, इसकी परख की जाती है। तो ये है पूरे सिलेबस का सामान्य समझ, है ना। तो इसे आप जान लेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। और इसके बाद हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इस बात को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे, अगले क्लास में। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.